नमस्कार, एनवाईएस इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लोग अभी वर्तमान में विदिशा में हैं, विदिशा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ विदिशा विधानसभा क्षेत्र के हमारे साथ आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के स्थानीय नेता हैं और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी। तो जानते हैं उन्हीं से कि क्या है आज आने वाले इलेक्शन के मुद्दे और किस मुद्दे को लेकर के वो इलेक्शन में जा रहे हैं। तो सर, मैं आपके पास ही आता हूँ। सबसे पहले आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विशाल बेतुले है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ जी। तो आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और वर्तमान में आपकी सरकार है, तो मैं आप ही से शुरू करता हूं। तो विशाल जी, कैसा आप, क्योंकि आने वाले 20 साल आपका लगभग, अगर 15 महीने निकाल दिए जाएं सरकार से, तो लगभग 20 साल का आप कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। तो अब आप जब इलेक्शन में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? क्या विकास कार्यों को आप लेकर के जाएंगे जनता के बीच में? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पिछले विगत 20 वर्षों में हमारी सरकार रही है। अब वो 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो लगभग ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है जिसको सरकार ने छुआ ना हो। ऐसा कोई वर्ग बचा नहीं है जिसके लिए पार्टी ने काम किया ना हो, सरकार ने काम किया ना हो। अभी हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं प्रारंभ हो गई हैं। इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हम जो बाई चांस कहीं कुछ छूट गया है उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार बनते से ही और उनसे हम काम करने लगेंगे। तो आपने जो 20 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कुछ विदिशा को लेकर के आपके जो विकास कार्य सरकार के द्वारा किए गए हों, उसमें आप प्रकाश डाल सकते हैं? बिल्कुल, प्रकाश डालने के लिए अलग से मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा, आप भोपाल से आए होंगे, तो आज से 20 साल पहले का विदिशा और आज के विदिशा में बहुत अंतर है। लगभग ऐसा शहर का कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पर विकास कार्य ना हुआ हो। शहर में लगभग 7-8 ब्रिज बन गए हैं, सड़कें देख लीजिए आप, हमारी लाइटों की व्यवस्था देख लीजिए आप, और भी जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया हमारे यहाँ। ऐसी बहुत सारी सौगात हमारे विदिशा को मिल गई हैं जो 20 साल पहले नहीं थे। ये सब हमारी भाजपा के विचारधारा के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि हमारी विचारधारा विकास को लेकर है। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर हैं, मैं उनके पास आता हूं। सर, आपका परिचय? मैं सुजीत देवलिया हूँ जी। मैं कांग्रेस पार्टी का जिला महामंत्री जी। तो सुजीत जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप, अब चूंकि आपका 18 महीने की सरकार थी, लगभग 20 वर्ष होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, तो अब आप किस मुद्दों को लेकर के, और वर्तमान में विदिशा में विधायक की जो है वो आपके पास है, विधायक कांग्रेस से हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर के फिर से जनता के पास जाएंगे और आपके क्या मुद्दे रहेंगे? खास रूप से अगर हम बात करें विदिशा विधानसभा की, तो विदिशा विधानसभा में 3 बड़े मुद्दे हैं। एक है सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का। आज से 20 साल पहले शिक्षा के 2 बड़े केंद्र थे यहाँ पर। एक SATI डिग्री कॉलेज और एक SSL जैन कॉलेज। तो वो दोनों आज मतलब मृत प्राय हो चुके हैं। फैकल्टी वहाँ की काम छोड़ के जा चुकी है। एक्चुअली ये ग्रांट एंड एक्ट के कॉलेज थे दोनों, और स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट देती थी, लेकिन कम करते करते आज ना के बराबर की स्थिति में वो ग्रांट आ गई है। अब वो कॉलेजों में पहले पूरे भारत के बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे दोनों कॉलेजों, और 1900 मेरे ख्याल से 62 का है SATI कॉलेज। तो आज की स्थिति ये है कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर के यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो कोई चेन्नई में पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, लाखों रुपए उनमें फीस देना पड़ रही है। जबकि ये कॉलेज ये हुआ करता था, तो यहाँ स्थानीय बड़ा नाम था इसका, SATI कॉलेज का पूरे देश में। आज हम उसको हम कहीं ना कहीं बहुत अपना कमी मानते हैं कि हमारे शिक्षा का कोई काम यहाँ पे नहीं किया गया है पिछले 20 सालों में। नया काम ना होने, एक मेडिकल कॉलेज जरूर पिछले दिनों बनाया गया है, लेकिन ये जो बड़े कॉलेजेस थे उसी में जैन स्कूल भी हुआ करता था, एकमात्र स्कूल था वो उस जमाने का, तो वो बंद होने की स्थिति में है आज। उनमें उस समय के कबीलू लगाए गए थे, तो वो कबीलू बदलवाने के पैसे नहीं हैं संस्थानों पे। तो ये एक बड़ा विषय शिक्षा का है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो किसानों की बात अगर करते हैं, तो विदिशा विधानसभा में नहर का पानी ना के बराबर आता है। मुश्किल से 5-10% में नहर का पानी जो कांग्रेस शासन में बनाया गया हलाई डैम का आता है। विदिशा विधानसभा के लिए आज तक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद भी रहे 5 बार, उन्होंने भी कोई प्रपोजल विदिशा विधानसभा के इरिगेशन के लिए नहीं दिया कि यहाँ के किसानों के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, कोई बड़ा डैम बनाया जाए। एक डैम प्रपोजल था, रायसेन जिले में आता था, वो मकौड़िया नाम से, वो बनता तो विदिशा के काफ़ी सारे किसान उससे लाभान्वित होते, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं विदिशा से, तो आज चलिए उन्हीं से जानते हैं कि विदिशा के खासी मुद्दे क्या हैं। हमने दोनों पक्ष जाना, अब समाज के जो वरिष्ठ हैं उनसे हम जानते हैं। सर, आपका नाम? मैं सर डॉक्टर पीयूष सक्सेना हूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ जी। और सामाजिक मुद्दों पे लेखन इत्यादि करता रहता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप अब आने वाले, चूंकि विधानसभा में समय कम बचा है, लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद हमारे यहाँ विधानसभा का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और विधानसभा की डेट भी मुझे लगता है कि आ जाएंगी। तो विधानसभा को लेकर के खासी मतलब हमारे जो विदिशा विधानसभा है, इनके क्या मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दों को आप मतलब आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामाजिक मुद्दे क्या हैं, स्पेशली यहाँ की जनता क्या चाहती है इस बार? सामाजिक मुद्दे आमतौर पे देखा जाए तो रोजगार एक यहाँ के लिए बड़ा मुद्दा है। कोई बड़ी कंपनी अथवा फैक्ट्री यहाँ पे नहीं आ सकी, पर उसका एक कारण शुरू से भी ये माना गया है, कांग्रेस के ज़माने से भी और भाजपा में भी, कि यहाँ की जो भूमि है वो अत्यधिक उपजाऊ होने की वजह से सस्ते और आसान दामों पे उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास का मामला जो है वो थोड़ा दबा रहा। हालांकि सड़कों का नेटवर्क है, पानी की सप्लाई है, शिक्षा दीक्षा को लेके जो मेरे मित्र ने बात कही, उसमें एक कॉलेज बंद हो गया, ये तो सही है, लेकिन आज विदिशा में देखा जाए तो 10 से भी ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं और एक मेडिकल कॉलेज भी खुला हुआ है, नर्सिंग कॉलेज भी खुला हुआ है। बात यह है कि आज उस युग में किन विषयों पे स्नातक अथवा स्नातकोत्तर होने पे रोजगार मिला करते थे और आज उन डिग्रीज का क्या महत्व है और आज किन डिग्रीज के ऊपर रोजगार मिलना आसान हुआ है। तो आज जिन डिग्रीज को लेकर रोजगार मिलना आसान हुआ है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, लॉ, ये सारी की सारी सुविधाओं से युक्त जो कॉलेजेस हैं वो तो यहाँ पे खुले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है, पिछले चुनाव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार एक दूसरा मुद्दा है। चिकित्सा के लिए जो पहले चिंता थी वो अब बहुत हद तक कम हो चुकी है। रोजगार के लिए जो सीखो कमाओ योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी है, उससे एक बड़े वर्ग को लगातार लाभ मिल रहा है, तो उम्मीद है कि जनता उस पर विश्वास करेगी। जो इरिगेशन को लेके जो बात है, किसानों की जो मतलब इरिगेशन नहीं होने की वजह से फसल प्रभावित हुई हो, ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है कि विदिशा जिले में जो हर रकबे में जितनी फसल होनी चाहिए वो राज्य के अन्य रकबों से जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ हो। लेकिन ये बात हो सकती है कि कुछ और कार्य करने की ज़रूरत हो। यहाँ पे अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था विदिशा के, तो यहाँ पर रोजगार बेरोजगारी को लेकर के काफ़ी मुद्दा लोगों ने सामने रखा है। तो आपने जैसा कि कहा कि अभी सीखो कमाओ योजना जो अभी हाल ही में चालू हुई है, तो ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जिनको उससे रोजगार वो लाभान्वित हुए हैं और उसका हमारे समाज में क्या अभी असर पड़ा है, आप बता सकते हैं? सीखो कमाओ योजना तो अभी महीने भर पहले शुरू हुई है, तो जो लोग भी उनसे लाभ ले रहे हैं वो अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में हैं, पर सरकार का ये वादा है कि उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति सीखो कमाओ योजना में रजिस्टर हो रहा है, उसमें सरकार उनको 8,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक सीखने की भी एक मानदेय दे रही है, जो कि एक बड़ी बात है, जैसा कि अग्निवीर योजना में भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो सीखने के दौरान से ही उन्हें रोजगार तो प्राप्त हो ही रहा है। और जो भी व्यक्ति इसके पात्र हैं, जो रजिस्ट्रेशन में एग्जिट संख्या तो मेरे पास नहीं है, पर लगातार लोगों के रजिस्ट्रेशन उसमें बढ़ रहे हैं, ये बात सत्य है। और उम्मीद है कि जब तक वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो एक स्वयं का रोजगार शुरू करने में वो संभव उनके लिए हो पाएगा। मैं हमारे विशाल जी के पास आता हूँ। भाजपा, जैसे कि सर आप तो अभी वर्तमान में विदिशा विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। आप पिछली बार आपके पास थी, अब ये चेंज हो गई है। वर्तमान में चूंकि अगर जनता के जो मुद्दे हैं, हालिया
जो मुद्दे हैं वो सरकार को लेकर के हैं। स्थानीय विधायक से अभी मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में यहाँ पर लोगों ने बात करी हो। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और अब जो आने वाले समय में जो विधानसभा है उसको लेकर के आपकी क्या तैयारियां हैं विदिशा से? देखो, विदिशा में विधानसभा को लेकर, देखो बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जो लगातार फील्ड में रहती है, लगातार काम करती रहती है। उसके लिए चुनाव एक कार्यक्रम होता है, तो ये कार्यक्रम आते जाते रहते हैं। पार्टी लेकिन लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है, मतदान केंद्र तक काम करती है, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता और छोटे से अंतिम व्यक्ति के लिए भी काम करती रहती। अब बात करें अब कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का विधायक का सिर्फ नाम है, कांग्रेस का विधायक नहीं है, क्योंकि वो कुछ करते नहीं है। यहाँ उनको एक अवसर मिला था, ठीक है, जनता ने उन पर भरोसा किया था, लेकिन वो जनता के भरोसे पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। उसका परिणाम देख लीजिए आप, कि आप वास्तविक जनता के बीच में जाएंगे तो वो तो ये बताने को तैयार हो जाएंगे आसानी से कि हमने तो विधायक देखा ही नहीं है कि वो है कहाँ पे। कुछ गिने चुने क्षेत्रों में जहाँ उनके सीमित लोग हैं, उन्हीं क्षेत्रों में वो जाना आना करते हैं, और खाली मतलब कहूँगा कि रसोई शादी और इन सब चीज़ों में जाने से काम नहीं होता। जनता के बीच में जाके उनके काम करना पड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा यहाँ से। आप जैसे कि हमारे जो बीजेपी के सर थे, उन्होंने विशाल जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी। आपके पास वर्तमान में विधायकी है सर, आपकी क्योंकि सरकार इस बार थी नहीं, और मुझे लगता है कि उसको लेकर के यहाँ पर जनता के बीच में आप विधायक को लेकर के यहाँ पर नहीं वो पहुंच पा रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लोगों ने बहुत मुझे कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है। तो आप फिर उसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी क्या तैयारी फिर विधानसभा में जाने के लिए? एक्चुअली हमारे विधायक जो हैं वो बहुत सक्रिय है। वो विधायक बनने के बाद ही सक्रिय नहीं हुए, वो 2008 से लगातार जब पहला चुनाव लड़े थे उसके बाद से इतने सक्रिय हैं कि 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को खुद को यहाँ आके चुनाव लड़ना पड़ा। 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे, एक विदिशा से, एक बुधनी से। तो बुधनी से तो जीते वो 90,000 के आसपास, और यहाँ बॉर्डर पे आके 15-17 हजार से बहुत बमुश्किल पूरा प्रशासन लगाने के बाद वो जीत पाए। तो हमारे विधायक के बारे में ये कहना कि वो सक्रिय नहीं, वो सब जगह जाते हैं, सबके काम कर रहे हैं। गांव-गांव पे उन्होंने डीपी वाले भैया आजकल वो कहलाते हैं। गांव-गांव में जहाँ पे कई समय से बिजली नहीं थी या ट्रांसफार्मर जले हुए थे, वहाँ अपनी विधायक निधि से उन्होंने ट्रांसफार्मर रखवाया। कई सड़कों के लिए उन्होंने अपनी राशि दी, नगर पालिका के लिए अलग से वो सड़कों के लिए सैंक्शन करा के राशि लेके आया मध्य प्रदेश सरकार से। उनका बड़ा अच्छा काम है और बहुत ही सहज है। दूसरी बात, बीजेपी की आज बात जो कर रहे हैं, 5 साल का विधायक हमारा और उसने ये करा ये नहीं करा। 46 साल यहाँ बीजेपी का विधायक रहा, 1980 से लगातार यहाँ 78 से बल्कि बीजेपी के विधायक रहे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड पहले उन्हें देखना चाहिए, फिर बाद में हमारे 5 साल के विधायक का रिपोर्ट कार्ड देख। चलिए, ये तो हमारी राजनीतिक बातें हो गई। अब मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग आमतौर पे विधानसभा और लोकसभा में देखते हैं कि आपसी में जब वो सदन में रहते हैं तो काफ़ी भेस और वो सब एक दूसरे की आलोचना करते हैं। तो और साथ में जब वो बाहर, जब सदन के बाहर जाते हैं तो आपसी संबंध उनके बहुत अच्छे होते हैं। ये स्थानीय नेताओं में देखने को मिलता है क्या कि आपने एक दूसरे की पार्टी के बारे में बात कही, लेकिन आपसी संबंध एक दूसरे के कैसे होते हैं स्थानीय मुद्दों पे? क्योंकि काफ़ी हम लोगों को ये देखने को ग्राउंड लेवल पे मिलता है कि कार्यकर्ता आपस में जरूर विचारधाराओं के लिए बढ़ जाते हैं, काफ़ी नोकझोंक उनमें होती है, लेकिन नेताओं में मुझे देखने को नहीं मिली। तो क्या स्थानीय नेता भी ऐसे होते हैं क्या? देखो, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। देखो, नेता मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। अगर नेतृत्व करने वाला सबको साथ लेके चलने वाला होता है तो उसके नीचे के कार्यकर्ताओं में कहीं मतभेद नहीं होते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे बड़े भाई साहब सुजीत जी हमारे साथ हैं, तो मैं आपके ही गांव का किसान हूँ। अच्छा। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ आपसे। और जब पार्टियों की बात आती है तो स्वाभाविक है अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना पड़ेगा, अपनी पार्टी को सहयोग करना पड़ेगा, और चुनाव में जिताने के लिए अपने अपने स्तर पर मेहनत की भी जाती है, तो करना भी चाहिए। और रही दूसरी बात मतभेद की, और ये तो बहुत मतलब उस नेता की कमजोरी का कारण हो सकता है जो नेतृत्व ठीक से नहीं कर पा रहे, कि उसके कार्यकर्ता निचले स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबको साथ में लेके चलने की कोशिश करता है। और मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसी कोई बड़ी समस्या है। सर, आप इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल ठीक बात कही मेरे छोटे भाई विशाल जी ने।
हम लोगों के यहाँ तो ये है इतना सौहार्दपूर्ण मामला होता है। अगर चुनाव के दौरान भी जब हम पोलिंग पे बैठे होते हैं तो अगर हमारी पार्टी की तरफ से लंच बॉक्स पहले आ गए, खाने के डब्बे आ गए, तो ये लोग हमारे मेस खा लेते हैं, इनके पहले आ गए तो हम उनके मेस खा लेते हैं। कभी कोई लड़ाई वड़ाई का मामला नहीं रहता। बल्कि वर्तमान परिस्थिति में तो आप आश्चर्य करेंगे, मतभेद ज्यादा पार्टियों के आपस में है। दूसरी पार्टी से आपस में मतभेद नहीं है इतने जितने पार्टी के खुद से मतभेद हो रहे हैं। कांग्रेस वालों के कांग्रेस से, भाजपा वालों के भाजपा से। लेकिन कांग्रेस भाजपा का हमारा ऐसा किसी टाइप से कोई मतभेद नहीं। सब बिल्कुल पारिवारिक लोग हैं, सब मिलजुल के काम कर। बहुत अच्छी बात कही, और ये मुझे लगता है कि आपने आमजन को सीख भी दी होगी। मैं आपके पास आता हूँ डॉक्टर साहब के जो मैंने प्रश्न किया अभी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर हैं, और समाज में जो लोगों की विचारधाराओं में जो बटे हुए हैं आज के समय में, स्थानीय मुद्दों पे लोग जाते हैं, चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी हम लोगों ने देखा है कि जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं उसमें आपसी दुश्मनी भी बहुत बहुत होती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और आने वाला जो इलेक्शन है इसमें हम एनवाईएस इंडिया की टीम ये भी एक मैसेज देना चाहती है कि नॉर्मली चुनाव हो, मुद्दों पर हो, उसमें काफ़ी लोकतंत्र में अगर बहस हो तो बहुत अच्छी बात है, बहस होना भी चाहिए, लेकिन आपसी मतभेद किसी के ना हो। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है सर कि यहाँ ये जो शहर है ये बड़ा छोटा सा शहर है जी। और लगभग हर कार्यक्रम में, छोटे या बड़े में, लगभग दोनों ही पार्टियों के नेता आपस में मिलते जुलते एक दूसरे का सामना करते हैं। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसके लिए कि हम किसी एक ही व्यक्ति को पूरा श्रेय दे दें, क्योंकि कुछ कार्य पर्दे के सामने से किए जाते हैं, कुछ कार्य पर्दे के पीछे से। जैसे भी ये जो नया आरओबी बना हुआ है पुल, उसका जो 3rd लेग था उसको बने हुए कई महीने हो गए थे पर उसका उद्घाटन नहीं हो रहा था। तो वो पुल तीनों के कार्यकाल में बना है। पहले जो विधायक थे भाजपा के, फिर कांग्रेस के और फिर भाजपा के। और फिर हुआ ये कि उसका उद्घाटन बहुत समय तक नहीं हुआ तो पुल उपयोग में नहीं आ रहा था। तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक जी ने अल्टीमेटम दिया कि या तो 5 दिन में खोल दिया जाए, नहीं तो फिर हम 5 तारीख को खोल देंगे। तो ये उनका एक एफर्ट है, और उसका लाभ ये हुआ कि फिर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सांसद जी को बुला के 3 दिन भी उसका उद्घाटन हो गया, और वो आरओबी अब जो है सबके उपयोग में आने लगा है। तो देखा जाए तो इसको अपन दोनों के एफर्ट्स मानते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पार्टी जो है वो एक प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। पिछली बार की जो चोट लगी है भारतीय जनता पार्टी को, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इसी बार और इसी उम्मीदवार की वजह से पार्टी की कमजोरी से हार हुई। क्योंकि अगर हम आदरणीय शशांक भार्गव जी का पुराना पिछला रिकॉर्ड देखें तो वो लगातार उनका जो राघव जी से, फिर शिवराज जी से, और फिर उनका जो वोट हार का अंतर है वो लगातार कम होता गया है। और पिछले विधानसभा चुनाव में वो जीत तक पहुंचे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अचानक कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसकी वजह से वो हुआ है। अब पार्टी को, जनता का काम लोकतंत्र में यही है कि पार्टियों को आईना दिखाए, उन्हें बताए कि बेहतर निर्णय लें, बेहतर मुद्दे ढूंढें, बेहतर उम्मीदवार ढूंढें और उनकी तलाश करें। तो अब प्रसव पीड़ा से शहर गुजर रहा है, और उसमें अब कपूत पैदा होता है कि सपूत पैदा होता है। दोनों पार्टियों को अपने अपने उम्मीदवार देना पड़ेंगे, और जनता किसको सपूत किसको कपूत मानेगी उसके आधार पर निर्णय आ जाएगा। पर ये शहर, हाँ, पल जाएगा। पर ये शहर छोटा है, यहाँ कोई मतभेद, लड़ाइयाँ, झगड़ा ऐसा नहीं है, विचारों की बात है। और ऐसा देखा नहीं गया कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कांड या कुछ हुआ। बात मेरी बची थी, जो मैंने शुरू में जो मुद्दे बताए थे तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने उसको काट दिए थे। मैंने कहा था कि यहाँ पे बी का एक कॉलेज है, CTI, जो डिग्री इंजीनियरिंग का कॉलेज था, तो उसके बाद एक भी यहाँ इंजीनियरिंग का कॉलेज नहीं है, शायद डॉक्टर साहब को पता नहीं। दूसरी बात मैंने कहा था कि यहाँ इरिगेशन का साधन नहर से नहीं है, तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, पैदावार तो पूरी हो रही। अब सवाल ये है कि हम किसान हैं, हमें पता है पैदावार कैसे हो रही है, ये डॉक्टर इन्हें मालूम है इलाज कैसे होता है। पैदावार तो हो रही है, लेकिन उसके लिए हमें कितनी लागत बढ़ानी पड़ती है, एक नहर की सिंचाई से और एक लिफ्ट करके इरिगेशन करने से। जब
8 घंटे 6 घंटे हमें लाइट मिलती है। आदमी हमारा कभी रात में आता फीटर, कभी दिन में आता फीटर। 500-300 रुपये रोज के हमारी उसमें मजदूरी लगती है, और पूरे 24 घंटे में पानी होता है 2 बीघा में 1.5 बीघा में। जबकि नहर में ये होता कि एक हाथ खोल दिया गया तो 50 बीघा में रात भर में पानी हो जाता है। ये लागत का अंतर आता है। आप उपज की बात कर रहे हैं, मैं लागत की बात कर रहा हूँ। तो वो कहाँ जाएगा किसान? लागत उसमें बहुत लग जाती है जब तक कि नहर से पानी हमें नहीं मिलता। तो सर आपका इस पे कुछ कहना है क्या? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं, और हमारा क्षेत्र एक ही है। पानी की कमी रहती है क्षेत्र में, निश्चित है, लेकिन सरकार इस पर बहुत बारीकी से, बहुत लंबे समय से ध्यान दे रही है। क्योंकि हमारे इस बेल्ट में एक बड़ी नदी की बहुत आवश्यकता थी, वो है नहीं है, और ऐसे कई रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, और कई बार दोनों पक्षों ने बैठकर कई रास्ते निकाले हैं वो, लेकिन रास्ते सही जगह नहीं पहुंचे हैं। निश्चित ही वो पानी की एक कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे कि एक डैम का उदाहरण दिया था, उसको लेकर भी कई सारी कुछ भ्रांतियां भी हैं, वो भी दूर हो रही हैं, है ना। शीघ्र ही वो पानी की व्यवस्था भी होने वाली है। तो ये थे हमारे साथ विदिशा विधानसभा के स्थानीय नेतागण और सामाजिक वरिष्ठगण। तो आप लोगों को हम लोग कैसा, हमारा वर्क कैसा लग रहा है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। NYS इंडिया की यूट्यूब चैनल पे आप हमें कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट लिख के हमें भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।